हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ अभी मैप के साथ। और आज है 2 सितंबर 2023। यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो देखेंगे, वो भी मैप के साथ। जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन होगी मैं मैप में दिखाऊंगा आपको। तो चलिए दिन करते शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर और देखते हैं आज आपको क्या नया सीखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपका ये पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। ठीक है, तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में अभी हाल ही में कौन सा देश शामिल है? आपके ऑप्शन है भारत, ईरान, फिनलैंड या पूर्वी तिमोर। तो इसका सही जवाब है भारत। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये WHO के चीफ हैं इस समय, जो इनका नाम है टेड्रोस एडोनम। ठीक है, इन्होंने इनवाइट किया भारत को कि भारत आप एक काम करिए कि आप इस ग्रुप में शामिल हो जाइए और इसमें जो भी देश हैं उनको आप लीड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने निवेदन भी किया कि हाँ चलिए आ जाइए। तो भारत आपको पता है कि विकासशील जो देश है उनके लीडर के तौर पे उभर रहा है। तो वो कहा कि ठीक है, मैं जो भी ग्लोबल यानी कि वैश्विक लेवल पे जो भी खतरे हैं उनको लेके मैं अवेयर कराऊंगा विकासशील देशों को। ठीक है, तो भारत इस ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल होने वाला अभी हाल ही में एक नया देश बना है और ये उनका लीडर बनेगा। समझ समझ रहे हैं? विकासशील देशों का ये लीडर बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और बातें। ईरान की बात करें तो ये एससीओ का नया मेंबर बन चुका है। और फिनलैंड की बात करें तो 31 नंबर का नाटो का सदस्य मेंबर बन चुका है। और पूर्वी तिमोर की बात करें तो ये आसियान का 11वां मेंबर सदस्य देश बनने वाला है। ठीक है, आगे चलिए। अगर भारत का पहला वैदिक थीम पार्क यानी कि वेद वन पार्क की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला वैदिक थीम पार्क यानी कि वेद वन पार्क अगर पूछे आपसे तो ये नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये स्थापित किए जाने वाला है। ठीक है, वैदिक वन पार्क। तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अभी हाल ही में चर्चा थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसके द्वारा ये किसके द्वारा यानी कि किस एजेंसी या डिपार्टमेंट या जो मिनिस्ट्री है किसके द्वारा ये संचालित किया जाता है या कार्यान्वित किया जाता है, ये आपको बताना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो इसका सही जवाब है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है उसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना संचालित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, तो इसका संबंध है प्रथम परमाणु बम बनाने से। ठीक है, प्रथम परमाणु बम बनाने से मैनहट्टन प्रोजेक्ट संबंधित है। देखिए यहाँ पे आसपास की आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं अभी ये वीडियो बाहर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है तो इसका सही जवाब है जो प्रथम परमाणु बम बनाया गया था ना, तो उस समय जो प्रोजेक्ट चलाया गया था उसका नाम रखा गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। आइए आगे चलते हैं। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन एशिया में पहली बार हो रहा है और इसका आयोजन सितंबर माह में भारत की कॉफ़ी राजधानी में होगा। निम्न में से आपको बताना है कि भारत की कॉफ़ी राजधानी कहाँ है। तो इसका सही जवाब है भारत की जो कॉफ़ी राजधानी है वो बेंगलुरु यानी कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु में है भारत की कॉफ़ी राजधानी। अगर मैं इसके बारे में बताऊँ आपको तो इससे पहले ये आपको 2001 में इंग्लैंड में देखने को मिला होगा। ठीक है, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन। उसके बाद ये ब्राज़ील में देखने को मिला होगा और उसके बाद 2010 में ग्वाटेमाला में और 2016 में एथियोपिया में देखने को मिला होगा। लेकिन ये एशिया में पहली बार हो रहा है और एशिया में पहली बार हो रहा है तो ये पहली बार कहाँ पे हो रहा है एशिया में? तो भारत में हो रहा है। भारत में वो भी कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के अनुसार देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम जिसमें कब तक आत्महत्या को मृत्यु दर, जैसे आत्महत्या की जो मृत्यु दर है उसमें 10% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, फिर से एक बार प्रश्न पढ़ देता हूँ। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के अनुसार देश में अपनी तरह का ये पहला कार्यक्रम है जिसमें कब तक आत्महत्या यानी कि मृत्यु दर में उसके 10% की कमी लाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो इसका सही जवाब है आपका 2030 तक आत्महत्या का जो रेशियो है ना उसमें 10% की कमी लाने की बात चल रही है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इन्फॉर्मेटिव डाटा है ये। अभी हाल ही में प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताब और चित्रण जिसका नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक हैं ऋषि राज। कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक हैं ऋषि राज। ओके, आइए आगे चलते हैं।
तो इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि अगर सलमान रुश्दी की बात करें, सलमान रुश्दी को इस बार 2023 का, ठीक है, बेस्ट कह सकते हैं, बेस्ट जो प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज होता है उसको दिया गया। और उसके बाद हम चेतना मारू की अगर बात करें तो इनकी पहली उपन्यास या इनका पहला जो उपन्यास था जिसका नाम है वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के सम्मान पाने वाली लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम था चेतना मारू, जिनकी किताब है वेस्टर्न लेन। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार 2023 जो संभावित 13 विजेताएं हैं, विजेता लोग हैं, उनकी लिस्ट में इनको शामिल किया गया जिनका नाम है चेतना मारू। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के रिपोर्ट के अनुसार प्रति विधायक उच्चतम औसत संपत्ति और सबसे अधिक अरबपति विधायकों वाले राज्य के रूप में कौन सा राज्य उभर कर सामने आया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक में ये देखा गया कि वहाँ पे जो भी विधायक हैं उनकी जो औसत संपत्ति है वो उनके एक्चुअल संपत्ति से ज़्यादा है, यानी कि वो विधायक वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर है, जितना पैसा उनके पास होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पैसा उनके पास है। ठीक है, तो ऐसा देखा कि कर्नाटक राज्य सरकार में इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक स्कीम है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसे हम PLI इस शॉर्ट में कहते हैं। तो PLI को यानी कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है इसको 2027 तक समाप्त किया जाना था, लेकिन अभी हाल ही में देखा गया कि केंद्र सरकार ने इसके कार्य सेवा में क्या किया है, विस्तार किया है। ठीक है, यानी कि ये स्कीम 2027 में ना खत्म होकर कब खत्म होगी, तो क्या ये 4 साल बाद खत्म होगी या 3 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद? तो इसका समय विस्तार कर दिया गया और ये स्कीम अब 2027 की जगह 2028 में खत्म होगी, यानी कि इसमें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। PLI से संबंधित यानी कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से संबंधित एक और प्रश्न यहाँ पे आप देख लीजिए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विजन को ध्यान में रखते हुए देश की जो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है और जो एक्सपोर्ट बढ़ाने की कैपेसिटी है, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ऐड किया गया है। तो कितने महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ऐड किया गया है ये आपको बताना है PLI इंसेंटिव स्कीम के तहत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में सिकल सेल आनुवंशिक संचरण को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो भारत में सिकल सेल आनुवंशिक संचरण को यहाँ दिखाया तो 2047 तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मैं आपसे एक क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं अभी बाहर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इसे प्रॉपर बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन डेली करंट अफेयर के सीरीज में मैं गैप नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं इसको कैसे कैसे वीडियो को बना के इसमें अपलोड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बिंग हो रही होगी और मैटर में थोड़ा सा कमी लग रही होगी, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं प्रॉपर सुधार करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, आप एडजस्ट कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अभी कुछ न्यूज सामने आ रही थी कि बाल अधिकारों और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समिति पहली बार एक गाइडेंस ला रही है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र समिति पहली बार किन क्षेत्रों पे गाइडेंस लाई है, तो आपको बताना है कि बाल अधिकार और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र समिति गाइडेंस ला रही है कि कैसे बाल संरक्षण अधिकार यानी कि बालकों के अधिकारों को कैसे संरक्षित किया जा सके और जलवायु परिवर्तन में जो भी चेंजिंग हो रही है तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सके, इनसे संबंधित गाइडलाइन ला रही है अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समिति। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भारत भाग लेने वाला है? ठीक है, तो अभी आपको पता है कि रूस और यूक्रेन में अभी भी युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो रूस और यूक्रेन में अभी भी युद्ध चल रहा है, तो एक देश आ रहा है सामने निकल के, सऊदी अरब सामने निकल के आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे रूस और यूक्रेन में शांति वार्ता चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्ष के लोग एक टेबल के सामने आसपास बैठें, चाय कॉफ़ी पिएं और बातचीत के दौरान, ठीक है, बातचीत करके सॉल्यूशन निकालें और यहाँ पे शांति वार्ता पर सिग्नेचर करें। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया सोच रहा है कि भारत को भी यहाँ पे इनवाइट कर लिया जाए, तो भारत का उसमें अहम रोल होगा क्योंकि एक इफ़ेक्टिव कंट्री के रूप में भारत इस समय उभर रहा और इसकी ज़रूरत पूरे विश्व को होने वाली है, ये सब देश जानते हैं। तो इसको थोड़ा सा सम्मान की दृष्टि से ये देखा जा सकता है कि
एक दो देशों के बीच में अगर मीडिएटर बनना है या फिर उनमें एक सुलझ कह सकते हैं कि या उनमें समझौता कराना है, तो वहाँ पे भारत का एक अहम रोल हो सकता है। ठीक है, तो भारत को इनवाइट किया है किसने? सऊदी अरब ने। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर यूक्रेन की लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे देख लीजिए, यूक्रेन की ये लोकेशन है जिसकी राजधानी है कीव। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी यहाँ पे कीव आपको नजर आएगा। ठीक है, तो आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई? ठीक है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच अभी हाल ही में 5th नंबर की 5वीं कह सकते हैं 5th नंबर की वार्षिक जो रक्षा वार्ता होती है, यानी दोनों के बीच दोनों के जो जनरल होंगे, ठीक है, आर्मी जनरल होंगे, वो आमने सामने बैठ के बात करेंगे, या जो रक्षा मंत्री होंगे वो आमने सामने बैठ के बात करेंगे कि हाँ, हमारे जब जो बॉर्डर हैं उनकी सिक्योरिटी कैसे की जाए। ठीक है, उनकी सिक्योरिटी कैसे की जाए, कोई अगर बड़ा इशू है तो उसको कैसे, और हमारे बीच जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको शांति से बैठ के यहाँ पे उनका सॉल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, तो ये अपना सुंदर भारत है। और यहाँ पे देखेंगे बांग्लादेश की लोकेशन है, और बांग्लादेश जो पड़ोसी देश हमारा कहला जाता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच सर्वोच्च सीमा शेयर करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पड़ोसी देश में अगर पूछे कि भारत किस देश के साथ सर्वोच्च सीमा शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है भारत। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, एमवी गंगा विलास का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, एमवी गंगा विलास ये एक क्रूज है। ठीक है, जो जलयान है, कह सकते हैं यात्री को ले जाने वाली जलयान है। खासकर ये कॉमर्शियल तौर पे काम करता है। जैसे किसी पैसेंजर को यहाँ से वहाँ तक घुमाना है, उनको सैर कराना है, तो उसके लिए ये काम में आता है एमवी क्रूज। ठीक है, तो एमवी गंगा विलास की बात करूँ तो ये क्रूज 23 जनवरी 2023 को वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू किया था। और भारत तथा किस देश में ये 27 नदी प्रणालियों से गुजरते हुए 3200 किलोमीटर की दूरी तय किया है इसने, ये आपको बताना। तो ये भारत और बांग्लादेश से होते हुए ये 3200 किलोमीटर की अपनी दूरी तय करता है। देखिए यहाँ पे ये वाराणसी से शुरू होता है, कह सकते हैं ये लखनऊ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, और बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल होते हुए फिर ये बांग्लादेश होते हुए फिर ये क्या होता है, असम में एंट्री कर जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, वाराणसी से शुरू होता है, फिर देख लीजिए यहाँ पे बिहार, ठीक है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ बांग्लादेश में होते हुए ये सीधे असम में प्रवेश कर जाता है। ओके, टोटल ये 3200 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय करता हुआ नजर आएगा आपको। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुलाबी शौचालय की घोषणा की? ठीक है, तो अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने गुलाबी शौचालय लागू करने या बनाने की घोषणा की है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा सरकार गुलाबी शौचालय बनाने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हाल ही में किस देश की डैनियल मैकॉग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है? तो अभी हाल ही में कनाडा देश की डैनियल मैकॉग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। ठीक है, आगे चलिए। अभी हाल ही में किस राज्य में चौकुआ चावल को जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया? तो अभी हाल ही में असम का जो चौकुआ चावल है उसे अभी हाल ही में जीआई टैग यानी कि कह सकते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन उसको दिया गया है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। तो फिलहाल आज के करंट अफेयर में इतना ही। फिलहाल आज के करंट अफेयर में थोड़ा आपको डिस्टर्बिंग हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉपर सेट नहीं कर पाया था, लेकिन मैं करंट अफेयर की सीरीज में मैं गैप नहीं करना चाहता था, इसलिए यहाँ पे मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आपका जो कंटिन्यू डेली का करंट अफेयर है वो यहाँ पे मिलता रहे। मैं इसको कल की वीडियो में डिटेल बता दूंगा और अच्छे से कल का भी न्यूज है इसमें कवर करूँगा। तो आज के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिलहाल मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।